दोस्तों नमस्कार। थोड़ा सा वक्त लगा मुझे ये वीडियो बनाने में, और ये इंटरव्यू बड़ा ख़ास है। जैसे कि ग्रीनवुड फिल्म्स की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम बहुत अच्छा कंटेंट्स दें, उसमें भले ही वक्त लगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी दिशा में हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मैं ट्रैकिंग पर गया था, और वहाँ जो हमारी टीम थी उसमें 15 लोग थे। और सही मायने में आपको बताऊं, वो 15 के 15 इतने खूबसूरत थे। उनकी आदतें, उनका रहने का ढंग, उनकी सोच वाकई बहुत अलग थी। उनमें से एक शख्स, जिनका मैं नाम थोड़ी सी देर बाद में लूँगा, वो मेरे साथ रहे। और हर रोज़ मैं जब उनके साथ चलता, घूमता, तो उनकी एक एक परत वो खुलती रही, और मुझे बड़ा आनंद आता था कि यार मैं ऐसे इंसान के साथ चल रहा हूँ जो बहुत ज़िंदगी के करीब है। उसमें कुछ खोखलापन नहीं है, दिखावा नहीं है, वो जैसा है बस वैसा है, और यही उसकी खूबसूरती। और इस खूबसूरती ने मुझे इस कदर उसकी तरफ खींचा कि मैं 15 दिन उनके साथ रहा, और वो कैसे चले गए मुझे भी नहीं पता चला। तो इससे पहले कि वक्त चला जाए, चलिए मैं चलता हूँ उनके साथ, आपसे रूबरू करवाता हूँ। वो हैं, जी हाँ, ऋषभ रावत जी। जी चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबान। नमस्ते सर। ऋषभ जी, मुझे तो पता है आपका नाम ऋषभ है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप अपने से बताइए कि क्या नाम है आपका। मेरा नाम ऋषभ रावत है। मैं हापुड़ में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है और भारत का मैं वासी। क्योंकि आपकी बातों में भी ना बड़ी एनर्जी है। तो आप अपनी एनर्जी का राज बताएंगे क्या? मेरी एनर्जी का राज है मेरा सही खान पान, थोड़ा सा वर्जिश और ढेर सारा पानी और प्यार। पानी और प्यार। क्या बात है, खुद से प्यार। खुद से प्यार है। अच्छा, जैसे आपने कहा खुद से प्यार, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैंने अपनी जिंदगी में पाया है बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से प्यार करते हैं, और उनमें से आप भी एक हैं। तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। ये बताइए कि आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ से कैसे ली, इसके बारे में बताइए। मैंने IMS नोएडा से MBA किया है जी जी। और सन 2018 में, और उसके बाद मैंने 2 साल नौकरी की है जी। एंड जो जिस तरीके की मैंने सोचा था कि जिस तरीके की नौकरी होगी उस तरीके की वो थी नहीं, तो इस वजह से मैंने छोड़ दी। अच्छा, तो और आपको ये ट्रैकिंग का शौक जैसे है वो कैसे लगा? ट्रैकिंग मेरे लिए एक मैं कहूँगा पाक से ट्रैकिंग मेरी लाइफ में आई थी मेरे दोस्त के ज़रिए। उसने मुझे बताया था कि ऐसे करके एक चीज़ होती है ट्रैकिंग, कि हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, और ऐसे मार्केट में कंपनीज़ भी हैं जो आपको ट्रैकिंग कराती हैं। तो उस इंसिडेंट के बाद मैंने अपना पहला ट्रैक हमटा पास किया। तो ऋषभ जी, जैसे आप ट्रैकिंग करते हैं और अपने आप को फिट कैसे करते हैं, इसका राज बताएंगे हमारे दर्शकों को। फिटनेस तो हमेशा से ही मेरा शौक़ रहा है बचपन से ही, पर अब ये मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। पहले मैं शौकिया तौर पे फिटनेस रूटीन्स फॉलो करता था अपने, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत एक्टिव रहा हूँ बचपन से ही, और मैं थोड़ा क्या कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं हम इंसान हैं हाई टेस्टोस्टेरोन वाले आदमी हम, तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी मुझ में ज़्यादा थी, तो मैं अपने आप को मजबूत देखना ज़्यादा प्रेफर करता था। तो वो मैं शौकिया तौर पे मैं थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा कैलिस्थेनिक्स और ये सब करता था। फिर मुझे फिटनेस की अहमियत समझ आई हमारी ज़िंदगी में, और मैंने इसको शौक़ से अपना लाइफस्टाइल बनाया। और दूसरा, मैंने देखा अक्सर कि हम लोग चाय वगैरह पीते थे, आप नहीं लेते थे, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ बताना चाहेंगे क्यों आप मिल्क प्रोडक्ट वगैरह नहीं लेते? बिल्कुल। मैं आई थिंक मैं 13 साल की उम्र से नॉन वेजिटेरियन था। मतलब शुरुआत हुई थी मेरी 13 साल की उम्र नॉन वेजिटेरियन, उससे पहले मैं वेजिटेरियन था।
तो 2021 में मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ। मैं एक्चुअली फ्री था, मेरी जॉब मैंने छोड़ दी थी और मेरे पास कुछ फ्री टाइम था। तो उसमें मैं थोड़ा अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज़ परफेक्ट थी। उसके बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था अपनी ज़िंदगी से। पता नहीं कुछ कमी महसूस होती थी हर वक्त, सब कुछ होने के बाद भी। तो मैं देखना चाहता था कि दुनिया में और क्या है, और क्या मैं गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जिस वजह से मुझे इतना अजीब महसूस होता है। लंबे टाइम तक मैं किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो मुझे पता चला, एक तो मेरी वजह से सफरिंग बहुत ज़्यादा है दुनिया में, जो कि एक तो मेरा जो जिस तरीके का मैं सेवन करता हूँ अपनी डाइट में, नॉनवेज खाता हूँ, जिसको मैं नॉनवेज ना बोल के मीट ईटिंग बोलता हूँ कि आई वाज अ मीट ईटर। तो मुझे दिखा कि मैं कितना बड़ा कारण बन रहा हूँ किसी और की जान का, कितना मेरी वजह से कितना दुख है। तब वो चीज़ जब मुझे एकदम हिट हुई तो मैंने उसी क्षण मांस का सेवन छोड़ दिया। एंड फिर मुझे डेयरी के बारे में पता चला कि कैसे डेयरी और मीट आपस में कोरिलेटेड है, क्योंकि जिसका दूध आज हम पी रहे हैं कल वो कटता है, अच्छा, या फिर वो सड़क पे आता है। क्योंकि हम सोचते हैं, जैसे बताया गया है कि काऊ और बफेलो जो होती हैं वो दूध देती हैं, हमारे उसमें मैं बचपन में टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, पर वो अपने ऐसे ही दूध नहीं देती, उनको प्रेग्नेंट करा जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा जाता है, उनका बच्चा होता है, उसको उनसे अलग कर दिया जाता है। अगर मेल है तो वो बूचड़ खाने में चला जाता है बफेलोज में, और काउस के जो मेल होते हैं वो सड़क पे छोड़ दिए जाते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में काटने का प्रावधान नहीं है इसलिए। तो जब वो सफरिंग पता चली तो मैंने तुरंत डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिए। और वीगन का मतलब सिर्फ मीट और डेयरी छोड़ना नहीं है, ये और कंज्यूम की मतलब ईटिंग की, इट्स नॉट अबाउट ओनली ईटिंग हैबिट्स, इट्स अ लाइफस्टाइल। कि आप लेदर की चीज़ें नहीं खरीदें। अच्छे, अब जैसे मधुमक्खियों के साथ, मधुमक्खी शहद भी अपने लिए बनाती है ना कि औरों के लिए, तो मैं शहद भी नहीं कंज्यूम करता। तो इस तरह मैं जैसे जैसे अवेयर होता गया, तो मैं अभी भी मैं उस जर्नी पे हूँ, भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, पर जितना मैं सीख रहा हूँ उतना मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता जा रहा हूँ। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो स्लॉटर हाउस है बंद हो जाएंगी, या गाय भैंस दूध देना बंद कर देंगी? ऐसा होगा क्या आपके ऐसा करने से, बताइए जरा। मेरे ऐसा करने से बस ये है कि जो एक जो भैंस है या एक जो गाय है वो शायद नहीं कटेगी, क्योंकि मैंने अपनी जो ज़रूरतें हैं वो ख़त्म कर दी। मैंने अपनी डेयरी रिक्वायरमेंट या लेदर रिक्वायरमेंट वो ख़त्म कर दी, और मैं लोगों को भी इसके लिए अवेयर करता हूँ। एंड ये बहुत ही फिट लाइफस्टाइल है, बिना किसी को कष्ट दिए आप ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, ज़्यादा मजबूत रह सकते हैं। इसके लिए मैं लोगों को, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरे अकेले करने से फ़र्क नहीं आएगा, बट कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो मैं वो बूंद हूँ। तो आपसे क्यों ना शुरुआत हो, क्यों ना मुझसे। नहीं, बहुत अच्छी सोच है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके जी। और एक अच्छा मैसेज एक सोसाइटी को जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि भीड़ साथ चले, हम भी उसका हिस्सा बने जी। हम चलेंगे, हमारे पीछे भीड़ हो चलेगी। और मेरा मानना है कि अगर पूरी दुनिया गलत की ओर जा रही है, तो मैं अगर सही की तरफ कोई नहीं खड़ा है और मुझे पता है कि वो सही है, तो मैं अकेला भी खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके का माइंडसेट मैंने विद मैनी ईयर्स डेवलप करा है कि इफ़ समथिंग इज़ राइट आई विल स्टैंड देयर। फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ है या नहीं। बस इतना ही काफ़ी कि आपको पता चल गया, मुझे पता चल गया, बस यही मेरे को बहुत अच्छा। और मैंने आपके बारे में सुना था कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज वगैरह में, उसको भी ये सोचते हैं कि मैं उस कंपनी में अपना पैसा लगाऊंगा कि जो इस तरह का काम नहीं कर, जो ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा बेहतर कर रही है जी, जो क्या कहते हैं डेयरी और इन सब चीज़ों से दूर रहेगी। हाँ, ये मैं आपको बताऊं तो योगी जी, मैंने ये अब से लगभग 1 साल पहले डिस्कवर किया था। कर तो मैं कम बहुत पहले से रहा था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंजम्पशन को क्या कहते हैं बढ़ा रही हैं, जो इस तरीके के एड्स दिखाती हैं, जो इस तरीके से प्रोवोक करती हैं कस्टमर को कि वो और कंज्यूम करे। तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने फटाफट अपना जो पोर्टफोलियो है वो चेंज करा और उन कंपनीज की तरफ करा जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो एक्चुअल में मैनकाइंड को ऊंचाई की ओर ले जा रही है, ना कि कंजम्पशन और डिस्ट्रक्शन की ओर। अच्छा, चलिए मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, हालांकि मेरा पर्सनल है, वो व्यक्तिगत नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जब हम लोग कैंप्स में देख रहे थे ट्रैक वाले में जी, तो आपने मुझे ही क्यों चुना कि इनके साथ रहना है? तो आपको याद होगा काफनू में तो काफनू में तो हमारा बेस कैंप था, जहाँ पे प्रॉपर हाउसेज रूम्स बने हुए थे जी। तो जब मैंने आपको पहली बार देखा, आपके चेहरे पे जो तेज था ना, क्योंकि अक्सर जैसे कि आपकी उम्र 60 से ऊपर है,
तो ऐसा 63 है। तो मैं अक्सर इस उम्र के लोगों को जब देखता हूँ तो उनके चेहरे पे एक अकड़न होती है, एक उदासी होती है, एक क्या कहेंगे रूखापन होता है, पर आपके चेहरे पे इतना लाइक जीवन, क्या कहूँगा, लाइवली आप इतने दिखे मुझे, और आपकी स्माइल दिखी, मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे वाह। तो मैं तो अक्सर तैयार रहता हूँ कि मुझे मेरे से बड़ा हो, मेरे से छोटा हो या मेरी उम्र का हो, मुझे सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा यहाँ पक्का लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सीखने को मिला, और मैं उस चीज़ को लेकर तो खैर काफ़ी आश्चर्यचकित और सौभाग्यशाली हूँ। अरे तो इसलिए मैंने आपको चुना था, और आई थिंक मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था वो। इतने कम वक्त में इतना कुछ मैंने कभी नहीं सीखा जितना मुझे आपसे सीखने को मिला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो मुझे करना है कि आपने मुझे झेला इतने दिन, और अभी इंटरव्यू के टाइम भी झेल रहे हैं। नहीं, बल्कि अब आपसे बात करते करते मैं कंफर्टेबल भी हो चुका हूं। चलिए ठीक है। मैंने इसीलिए सवाल पूछा था थोड़ा सा ट्रैक से अलग हट के, कि मुझे लगा कि कहीं ऋषभ जी ट्रैक से आउट ना हो जाए। इसलिए चलिए ऋषभ जी, एक ये बताइए कि देखिए आप यंग हैं, सब कुछ है, और आपके सामने कैरियर का बहुत बड़ा एक खुला हुआ रास्ता। जी। तो आप कैरियर को कैसे लेते हैं? क्या होना चाहिए? यंग जनरेशन जो है, जो 20s में है, 30s में है, वो कैरियर को लेकर से मतलब एक तरह से मैडनेस है या रैट रेस है, क्या है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके के हमारे आसपास की सोसाइटी है जी, उसने हमें यही सिखाया है कि बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करो जिसका नाम हो मार्केट में, अच्छे से अच्छा पैकेज उठाओ और लगे रहो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छी बड़ा घर लो, बड़ी गाड़ी लो, और बढ़िया शादी करो। ये सब हमें बचपन से ही सिखाया गया है। मेरा मानना है कि जब आप किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पीछे आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है, तो जो शुरुआत है वो तो आपको बहुत अच्छी लगती है, पर एक वक्त के बाद वो चीज़ आपको अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कोट लिखा था। जी प्लीज। कोट है, The struggle you are doing today, the struggle we all are doing today to get the luxury will only lead to hollowness. अरे वाह, क्या बात है। बहुत, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में किया है, और उसके बाद का परिणाम मुझे ये था कि एक अधूरापन, एक अकेलापन मैंने अपने अंदर महसूस किया था जब मैं अपने वर्किंग फेज में था। अच्छा, दूसरा मैंने आपके बारे में सुना था कि आप शुरू में काफ़ी अच्छा पैसा आपने कमाया, जी। और फिर उसके एकदम पीछे हटते चले गए। ऐसा क्या इंसिडेंस था, क्या लगा आपको? मैं एक्चुअली मैंने जॉब तो वैसे 2018 के बाद स्टार्ट करी थी जी, पर मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह छोटे मोटे 2016 के एंड से शुरू कर दिए थे जी। तो वो सब तो मेरे पास पहले से ही बैकअप बिल्ड हो रहा था। जॉब जिस तरह की मैं चाहता था मुझे एग्जैक्ट उसी तरीके की जॉब मिली थी, क्योंकि मैं 6 दिन कंटिन्यूस स्क्रीन पे नहीं बैठ सकता, तो मेरे को था कि मुझे हाइब्रिड मिल जाए कि मैं 6 दिन, मैं एक मार्केटिंग हेड था गौरव प्रोडक्ट्स में, तो मैं 3 दिन कंप्यूटर पे अपना एंट्रीज वगैरह, डाटा एंट्रीज और वो सब करता था, और बाकी के 3-4 दिन मुझे कंपनीज में जाके उनके मैनेजर्स और जो भी होते हैं बड़े ओहदे के लोग उनसे जाके मीटिंग होती थी मेरी जी। वो लाइफ बहुत अच्छी थी और बहुत मज़ेदार मुझे ऐसा लगती थी जी। पर जब 4-5 महीने बीते और वो चीज़ सर्कल में चलती रही, अच्छा। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे जीवन से रस ही निचुड़ चुका है। अच्छा। और उस वक्त मेरे जो घर वाले थे और मेरे जो आसपास के रिश्ते थे वो मुझसे बहुत खुश थे, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी है, कम उम्र में 22 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग गई थी और वो भी अच्छी। तो मैंने रियलाइज़ करा कि जिस वक्त मैं अपने आप को इतना अकेला और इतना अधूरा महसूस कर रहा हूँ उस वक्त सब खुश है, और उन लोगों के प्रेशर में मैं वो नौकरी करे जा रहा हूँ, वरना मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था करने का। अब मार्केटिंग की जॉब है योगी जी, उसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से बोलनी पड़ती है, तो उस वजह से मेरा जो पर्सनैलिटी थी मेरी वो भी थोड़ी डगमगानी शुरू हो गई थी। अच्छा। मैं एक गलत राह पे कहीं ना कहीं चलना शुरू हो गया था, मैं ये कहूँगा, झूठ ज़्यादा बोलने लगा था। अभी तो वो कंपनी में जाके बोलना पड़ता था, पर वो अपने फिर व्यक्तिगत लाइफ में भी शुरू हो गया था और मुझे पता नहीं चला था। अच्छा। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ लॉकडाउन हुआ 2020 में और मुझे वक्त मिला सोचने का। और उस वक्त मैंने डिसाइड करा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा ये वाली। मैं अपनी लाइफ का कुछ और पैशन है जो कि मैंने कभी ढूंढा ही नहीं, सर्च ही नहीं करा आज तक, मैं उसको ढूंढूंगा भले ही कितना वक्त लगे। मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल था क्योंकि मैं बचपन से ही, मैं अपने टीनेज लाइफ से ही थोड़ा थोड़ा बचा के उसको मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता था और सेविंग्स में अच्छा करता, सेविंग्स में चलता है थैंक्स टू माई पेरेंट्स, मेरे फादर और मेरी मदर। उनकी वजह से मुझे सेविंग्स की मतलब जानकारी ज़्यादा रही है, उन्होंने अक्सर अपनी लाइफ में बहुत बचाया। तो इस वजह से मुझे वो वक्त मिला क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज थी, सब कुछ थी, और मैं अपना पैशन आज भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहा हूँ और उसमें लगा हुआ हूँ।
अभी भी मुझे वो चीज़ मिली नहीं है जो मैं चाहता हूँ, पर मेरी ज़िंदगी में कह सकता हूँ उससे कहीं बेहतर है जो मैं जी रहा था। यानी कि आपको रियलाइज हुआ कि भाई मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो झूठ की ज़िंदगी वो है, झूठ की ज़िंदगी है। और वो झूठ इस तरह से आपके उम्र पे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हावी हो गई जी कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ बोलने लगे। हाँ बिल्कुल, झूठ भी बोलने लग गया, और ज़िंदगी से जो एक लगाव होता है हम सबको, जीने की जो चाह होती है, वो मेरे अंदर से जाने लगी थी। कि मैं ऐसा लगता था कि अब ऐसे ही मेरा वक्त कट जाएगा, कि अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी करके रिटायर हो जाऊँगा, उसके बाद मर जाऊँगा। जो 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 ज़िंदगी से प्यार होता है हम सबको, वो मेरा जाने लगा था बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ज़्यादा देर तक करता, और मैं और सालों तक तो शायद डिप्रेशन में जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यानी कि हमारे सामने जो ऋषभ जी बैठे हैं वो नहीं होते, वो तो बिल्कुल ही नहीं होते, दूसरे कोई होते। बिल्कुल बिल्कुल। यानी उनको अभी मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो पहले वाले ऋषभ जी होते तो ये रहते कि जो कह रहे हैं वो झूठी बोल रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल ही बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं वैसे तो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, पर मैं एक एथिस्ट हूँ। मैं अच्छा बुरा कि अच्छा करूँगा तो उसका फल मुझे मिलेगा, भगवान देगा, या बुरा करूँगा तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, मैं इस तरह नहीं मानता। जी। मेरा बस एक छोटी सी फिलॉसफी है कि अगर मैंने अच्छा किया है तो मैं अच्छा फील करूँगा, और अगर मैंने बुरा करा है तो मुझे पता है कि मैंने बुरा करा है, और वो चीज़ मुझे रात को नहीं सोने देगी। फिर मैं और उसके बारे में सोचूंगा और वो मुझे और खोखला करेगी। तो मैं सच इसलिए बोलूँगा कि वो मुझे अंदर से शांत रखता है, और मैं झूठ इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मुझे बेचैन करेगा, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने तो बोला है, किसी और को पता हो ना हो। तो वो चीज़ मेरे अंदर आई है, इस वजह से मेरी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मेरी स्लीप साइकिल अच्छी हो गई है। मेरे को सोने में पहले बहुत दिक्कत होती थी कि 10 बजे लेट आऊँ, 2 बज गए, सुबह लेट उठ रहा हूँ, सब कुछ बहुत खराब हिसाब था। लेकिन जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है, तब से मेरी नींद चैन की हो चुकी है, मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। देखिए वो जो है ना, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है। शुक्रिया। क्योंकि क्या होता है ऋषभ जी कि जब हम अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होते हैं जी, तो वो ईमानदारी हमारी हर चीज़ से निकलती है, आँखों से, बातों से, खुशी से। क्योंकि जो आप कह रहे हैं मैं पूरा यकीन कर रहा हूँ, और हमारे दर्शक भी इस पे पूरा यकीन कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल से चीज़ें निकलती है ना जी, उनमें वजन होता है, बिल्कुल, हल्की नहीं होती है वो। और एक चीज़ और कि ईमानदारी की वैल्यू वही समझेगा जिसने कई झूठ बोले हैं, स्वास्थ्य को वही समझ पाएगा जिसने बीमारी भी देखी है। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में और अपने जवानी में, मतलब अपने टीनेज लाइफ में बहुत गलतियाँ करी हैं। तो आज जो मैं सही कर रहा हूँ उसकी मैं वैल्यू बहुत करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, पर ये जो एथिक्स मैंने अपने डेवलप करे, इनका मैं साथ नहीं छोड़ सकता, नहीं तो जीवन फिर कोई मायने नहीं रखेगा मेरे लिए। बहुत अच्छे। चलिए, तो ऋषभ जी एक छोटा सा सवाल और हमारे जहन में है कि आप अपने उम्र के सभी दोस्तों के बारे में जाना है, देखा है, सुना है, तो लेकिन इस एज को यानी 30s में या 20s के जो भी बच्चे होते हैं, इनके लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो आपने अभी फील किया हो इन दौरान में, और भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, ये बताएंगे? जी बिल्कुल जी। देखिए, पहले तो हम लोग कहते हैं ना कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, सभी ये बोलते हैं कि वही हमें आगे और बढ़ावा देगा ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ पैशन को फॉलो करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या आज समाज को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और क्या समाज में सबसे सही चीज़ है। क्योंकि बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं दुनिया में और हर तरफ जो बहुत बड़ी तो बन चुकी हैं, पर वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन और आई कैन से कंजम्पशन बढ़ा रही हैं। तो आपको वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। अब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो आप देखिए तो सही, आप उस सॉफ्टवेयर, आप ऐप जो बना रहे हैं, जो भी आप चीज़ वेबसाइट बना रहे हैं, वो प्रमोट क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी क्या कहते हैं बीफ इंडस्ट्री के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ताकि वो इधर से उधर सप्लाई कर सके, सब कुछ कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो आप कर जो रहे हैं वो तो अच्छी बात है, पर आप देखिए उसका इम्पैक्ट समाज पे क्या पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा ना, तो आपकी ज़िंदगी में वो अधूरापन, वो खालीपन तो आना ही आना है। आपका काम जो है, आपको जो 1 तारीख को जो तनख्वाह मिलती है, वो डिपेंड नहीं करेगा। आपको वो चीज़ एक शुरू के कुछ दिन सेटिस्फाई करेगी, उसके बाद आपका काम जो है, आप जो कर रहे हैं और उससे दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है, वही आपको चैन और सुकून देगा। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं कह सकता हूँ आज के टाइम में, अगर आपने इस तरह से नहीं लिया लाइफ को। तो बहुत बढ़िया, और आपके विचार जो हैं बहुत ही सकारात्मक हैं जी, और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह से बाकी लोग भी सोचते हैं जी, तो निश्चित रूप से एक दिन बदलाव होगा, और उस बदलाव की कड़ी में आपका भी नाम हम जी
क्योंकि आपने एक नई दिशा दी, सब कुछ दिया। बिल्कुल। तो आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी है। शुक्रिया सर। नमस्कार। शुक्रिया जी। नमस्कार।